मुस्लिम दुनिया के सिफारतकार यहूदी फाहिशाओं के बिछाए हुए जाल में बड़ी खुशी से फंसे हुए थे और इसको जिंदगी का हासिल समझकर और बेखबरी के जहन्नम में गर्क होते जा रहे थे। हारिस जानता था कि इराकी सिफारत खाने की तरफ से ऐसी किसी भी शिकायत पर कि हारिस का ताल्लुक मोसाद से है और उसने किसी इराकी तालिबा को कत्ल किया है, बरतानवी हुकूमत कभी कान न धरती, क्योंकि ऐसी किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले वो लोग इसराइली वजारत खारजा से रुजू करते, जहाँ से मामूल का जवाब उन्हें मिल जाता कि अरबों के नजदीक हर यहूदी खुसूसन जिसका ताल्लुक इसराइल से है मोसाद का एजेंट और दहशतगर्द है, और अरब दरअसल ये प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए करते हैं। मगरबी ममालिक की हर हुकूमत के इल्म में ये बात भी थी कि किसी इसराइली शहरी के खिलाफ कार्रवाई पर इसराइली हुकूमत उनके लिए किस नौयत की मुश्किलात खड़ी कर सकती है। मोसाद का कैटसा इत्मीनान से अपने घर में दाखिल हुआ। उसने टीवी का स्विच ऑन करने के बाद अपने लिए एक बड़ा पैग तैयार किया और टेलीफोन पर एक नंबर घुमाने लगा। रात ढलने तक मलिहा उसके पास मौजूद थी। दोनों ने मिलकर मोसाद की फतह और फहीमा की मौत यानी इराकी इंटेलिजेंस की नाकामी का जश्न मनाया और जिनसियत के तूफान में बहते चले गए। सुबह मलिहा की आंख दूध देने वाले की घंटी की आवाज पर खुली। उसने अपने पहलू में लेटे हारिस को जगाकर इत्तलाई घंटी से मुत्तला किया, दूध वाला है। मैं खाली बोतलें रखनी भूल गया था, जरा किचन से खाली बोतलों का क्रेट बाहर रख दो और भरी हुई बोतलें ले आओ। उसने नींद से बोझल आवाज में मलिहा से कहा और करवट बदल कर सो गया। मलिहा ने अपने नंगे जिस्म पर गाउन डाला और नींद से बोझल आंखों के साथ दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजे की झर्री से उसने देखा कि वाकई एक नौजवान जिसने दूध सप्लाई करने वाली कंपनी का लिबास पहना हुआ था वहाँ मौजूद था। मलिहा, जिस पर अभी तक शराब और शहवानियत का गलबा था, बड़ी हिम्मत से किचन से खाली बोतलों का क्रेट उठाकर लाई थी। उसने जैसे तैसे वही क्रेट दरवाजे से बाहर रख दिया। अभी बमुश्किल वो सीधी हुई थी जब इन नौजवानों ने पहलू से अंदर दाखिल होकर उसके मुंह पर हाथ जमा कर उसे अंदर खींच लिया। मलिहा को जब तक होश आता पिस्तौल की ठंडी नाली उसकी कनपटी से चिपक गई। उसके कान में जहरीली आवाज आई, खबरदार आवाज मत निकालना। मलिहा का डर के मारे नीचे का सांस नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया। इस दरमियान दूसरे नौजवान ने खाली बोतलों का क्रेट बाहर रखा और भरा हुआ अंदर ले आया। अब अगर दूध वाला आ भी जाता तो मामूल के मुताबिक खाली बोतलें उठाकर भरी हुई रख कर चला जाता। उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। उस नौजवान ने फुनकारते हुए मलिहा से कहा, चलो उस कुत्ते के पास। मलिहा के मुंह से हाथ उठाकर उन्होंने उसे धक्का देकर आगे कर दिया। मौत की आमद से बेखबर हारिस की आंख मलिहा के उस पर गिरने से खुली थी। अंदर दाखिल होने वाले नौजवानों ने उसे धक्का देकर हारिस पर फेंका था। बिजली किसी फुर्ती से वो उठकर बैठ गया। सहमी हुई मलिहा एक कोने में जमकर रह गई। हारिस ने औसान कायम किए, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उसकी आवाज से घबराहट जाहिर नहीं हो रही थी। एक नौजवान ने पिस्तौल उसकी तरफ लहराते हुए कहा, मेरे ख्याल से दोनों सवालात के जवाबात भी तुम्हें मालूम है। हारिस बोला, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। उस नौजवान ने हारिस की बात काटते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो। तुम जानते हो कि हमें गलत फहमी होती है, न खुश फहमी। अलबत्ता तुम्हें हमारे मुताल्लिक जरूर गलत फहमी रहती है कि हम शायद बेबस परिंदे हैं जिन्हें तुम जब चाहो शिकार कर लो। तुम सारी दुनिया को अपने बाप की जागीर समझते हो। मिस्टर हारिस या तुम जो कोई भी हो, मरने से पहले सिर्फ एक बात जान लो कि हम इराकी लड़की की मौत का इंतकाम लेने नहीं आए। हम तो अपने उन हजारों बेगुनाह और मजलूम साथियों का इंतकाम है जिन्हें तुमने मार डाला और जिनका कत्ले आम तुम गुज़श्ता 50 साल से बेदरेग कर रहे हो। हम तुम्हारे आकाओं को बताना चाहते हैं कि अभी हम मरे नहीं, जिंदा हैं। हारिस ने डूबते हुए तिनके का सहारा लेना चाहा। बोला, तुम्हारा ताल्लुक शायद फलस्तीन से है और तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हारे साथियों से मेरी हुकूमत कितना बुरा इंतकाम लेगी। नौजवान ने कहा, अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, फिर हम तुम्हें नहीं मारते, लेकिन उसके बाद इस बात की क्या जमानत है कि तुम्हारी हुकूमत ऐसा नहीं करेगी? नौजवान ने उसे लाजवाब कर दिया। हारिस ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा, तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। इस अचानक पेश आमदा सिचुएशन ने उसे बेबस और बावला कर दिया था। ये एहसास कि वो बेबसी की मौत मरने वाला है उसका खून खौलाने के लिए काफी था। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इस तरह सोते हुए दुश्मन उसे निशाना बना लेगा। नौजवान ने कहा, हम अपने लिए गड्ढा खोद चुके हैं, लेकिन आज तुम जहन्नम वासिल होने जा रहे हो। और एक बात और सुन लो, हम तुम्हारे साथ मुनाफिकत नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि तुमने हमेशा की तरह इराकी लड़की की मौत को भी नेचुरल बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हारिस ने फिर संभाला लिया। बोला, वो लड़की जिंदा है। नौजवान ने कहा, ये तो और भी बुरी बात है। अब हमें तुम्हारे बाद उसे भी मारना
होगा। ये कहते हुए दूसरे नौजवान ने, जो इस दरमियान अपने पिस्तौल पर लंबे ओवरकोट की जेब से साइलेंसर निकाल कर फिट कर चुका था, पिस्तौल फायरिंग की पोजीशन में उसकी तरफ सीधा कर लिया। अचानक ही हारिस के पांव में जैसे स्प्रिंग लग गया था। उसने अपनी दानिस्त में जमीन से उड़कर उन दोनों पर गिरने की कोशिश की, लेकिन हमला आवर भी इस मैदान में नए नहीं थे। वही नौजवान जिसने पिस्तौल पर साइलेंसर फिट किया था, अपनी जगह से जरा सा दाएं हटा और जमीन पर गिरने तक उसने 2 गोलियां हारिस के पहलू में उतार दी। हारिस के पहलू से खून का फव्वारा उछला और कालीन में जज्ब होने लगा। इस दरमियान दूसरे नौजवान ने उसकी गर्दन पर पांव रख दिया था। बहुत चालाक बनते हो, ये कहते हुए पहले ने एक और गोली उसकी खोपड़ी में मारी और दोनों परे हट गए। हारिस चंद लम्हे माहिए बे आप की तरह तड़पा और ठंडा हो गया। मलिहा के लिए ऐसे मनाजिर कोई अनहोनी बात नहीं थे, लेकिन खौफ से उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया था। वो कपकपाते हुए सोफे पर गिर पड़ी। बोली, मेरा ताल्लुक बैरूत से है और मैं सिर्फ जिस्म फरोशी का काम करती हूँ। तुम इंक्वायरी कर सकते हो, मुझे इल्म नहीं कि ये कौन है। मैं इसे सिर्फ अपना गाहक समझती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। दूसरे नौजवान ने कहा, तुम जो कोई भी हो, हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते। ये मर्दानगी तो नहीं है। अगर तुम इसको जानती भी थी तो इसके वारिसों को बता देना कि हमारा ताल्लुक ब्लैक सितंबर से है और दुनिया के जिस कोने को भी वो चाहें मैदान जंग के लिए चुन लें। हम इंशाल्लाह हर जगह इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इनकी हर गोली का जवाब गोली से देंगे। दोनों ने दूध की एक बोतल उसे पीने के लिए दी। मलिहा जानती थी कि उसे ये दूध पीना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं तो ये लोग जबरदस्ती पिला देंगे। कपकपाते हाथों से उसने दूध की बोतल थाम ली और एक एक घूंट हलक में उतारने लगी। अभी बमुश्किल 5-6 घूंट ही पिए थे जब उसे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। मलिहा बेहोश हो गई थी। दोनों ने उसे पलंग पर लेटाया, टेलीफोन के तार काटे और जिस तरह चुपचाप आए थे उसी तरह वापस लौट गए। बाहर मौजूद दूध की खाली बोतलें भरी जा चुकी थी, लेकिन दूध फरोश को इल्म न हो सका कि इस घर के मकीनों पर क्या कयामत बीत गई है। डेविड ने अपने दूसरे साथियों को अपने ठिकाने पर छोड़ा और अब अपने ठिकाने की तरफ जा रहा था। उसने अपनी रिहाइश लंदन के कसीर आबादी वाले इलाके ऑल गेट में रखी हुई थी, जहां मकानों की एक कतार के ऐन दरमियान उसका घर था। उसने जहां नजदीक ही अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया हुआ था, जहां पब्लिशिंग का छोटा मोटा धंधा चल रहा था। इस धंधे की आड़ में वो मोसाद का घिनौना खेल जारी रखे हुए था। अपने घर तक वो बड़े इत्मीनान से आया था। रात उसने जी भर के शराब पी और चैन की नींद सो गया। ये उसकी जिंदगी का पहला कत्ल नहीं था। ऐसे दर्जनों कत्ल उसने अपने हाथों से किए थे। एक दौर ऐसा भी गुजरा था जब वो तिल अवीव के एक अकुबत खाने का इंचार्ज था, जहां मुश्तबा फलस्तीनी नौजवानों को तफ्तीश के लिए लाया जाता। वो अपने हाथों से उनके जिस्मों से नाखून अलहदा किया करता। मोसाद ने उसे अपने खुसूसी दस्ते में उसकी काबिलियत को देखकर शामिल किया था। उसे किसी को भी कत्ल कर देने का नशा था। मामूल के मुताबिक सुबह देर गए उसकी आंख खुली और अब वो उठकर किचन तक आया। चाय का कप हलक में उतार कर उसे कदरे होश आया और अब वो बाथरूम की तरफ जा रहा था। अचानक ही इत्तलाई घंटी बजी। उसके कान खड़े हो गए। उस वक्त सिवाय मामूल की डाक के और कुछ नहीं आ सकता था। डाकिये की आदत के वो डाक फेंकने के बाद घंटी बजाया करता था, लेकिन आज 2-3 घंटियां यक के बाद दीगरे बजी तो उसका माथा ठनका। कोई खतरा। उसने कुछ सोचते हुए अंदर मौजूद इंटरकॉम का बटन दबाकर बाहर मौजूद आदमी की शनाख्त दरियाफ्त की। जवाब मिला गैस कंपनी। उसे याद आ गया कि ये महीने का आखिरी हफ्ता है और जिसमें कंपनी के लोग मीटर चेक करने आते हैं, जो उसके मकान के बेसमेंट में नस्ब था। दरवाजा खोलते हुए उसने बतौर एहतियात झुर्री से देख लिया था। बाहर एक खूबसूरत लड़की हाथ में बिल लिए सर पर गैस कंपनी की टोपी रखे खड़ी थी। उसके बाल टोपी से बाहर लहरा रहे थे। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर डेविड की राल यूं ही टपकने लगी थी। उसने बेफिक्री से दरवाजा खोल दिया। लड़की ने बाहर के मौसम के पेश नजर नीले रंग का रेन कोट पहना हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह बखैर। डेविड ने भी दांत निकाल दिए, सुबह बखैर। लड़की अंदर दाखिल हो गई थी जबकि डेविड उसकी तरफ पुश्त किए दरवाजे को डबल लॉक लगा रहा था। उसने सिर्फ बनियान और निकर पहन रखी थी और बिस्तर से अभी उठा था। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके लड़की को एक जुमानी सा फिक्रा कहने के लिए उसकी तरफ घूमा, अपनी जगह जमकर रह गया। लड़की ने हाथ में साइलेंसर लगा पिस्तौल थाम रखा था। शायद उसने ये पिस्तौल अपने लंबे रेन कोट की जेब से निकाला था। तो तुम मुझे मार डालोगी? ये कहते हुए डेविड ने अपना एक कदम ही बमुश्किल अपनी जगह से उठाया था। अचानक ही 3-4 गोलियां उसके सीने और पेट में अंगारों की तरह दहकने लगी। आखिरी फिक्रा जो उसने लड़की के मुंह से सुना वो ये था, क्यों नहीं, तुम जिंदा रहे तो न जाने और कितने बेगुनाह
गुनाह मारे जाएंगे। उसने पिस्तौल से साइलेंसर खोलकर अलग किया और जिस तरह अंदर आई थी उसी तरह बाहर निकल गई। बाहर जाने से पहले वो दरवाजा लॉक करना नहीं भूली थी। दरवाजे के बाहर कुछ फासले पर खड़ी कार में मौजूद एक अरबी नौजवान ने उसकी तरफ देखकर चाबी घुमाई और कार उसके नजदीक ले आया। अगला दरवाजा खोलकर वो इत्मीनान से उसके साथ बैठ गई। उसने अगली सीट पर बैठते ही नौजवान को हाथ के अंगूठे के मखसूस इशारे से बताया, डन। नौजवान के चेहरे का तनाव अचानक खत्म हो गया। वेल डन। वो बड़े इत्मीनान से कार चलाता मोटरवे तक आ गया था। जल्द ही दोनों शहर से बाहर निकल आए। इस दरमियान लड़की ने अपना कोट और टोपी उतार कर अपने कदमों में धरे बैग में रख ली थी। अब वो दोनों खिलंडरे नौजवानों की तरह मामूल की गुफ्तगू करते मोटरवे की उस समत में सफर कर रहे थे जो उन्हें मैनचेस्टर की तरफ ले जाती। नौजवान ने लड़की को वहाँ ड्रॉप करके लंदन वापस आना था। दोनों फलस्तीनी और अबू अहमद के साथी थे जिन्होंने अपना काम बखैर खूबी अंजाम दिया था। रास्ते में एक सर्विस पर रुककर उन्होंने चाय और स्नैक्स खाए। फिर नौजवान ने यहीं से फोन करके अपने किसी साथी खालिद को मिशन की कामयाबी का मुजदा सुनाया और मुबारकबाद वसूल करके वापस आ गया। शाम ढलने से पहले वो अपनी साथी लड़की को मैनचेस्टर में ड्रॉप करके वापस लंदन आ गया। दोनों ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि उनके अपने ठिकानों से गायब होने का शक ही नहीं किया जा सकता था। लंदन में ह्यूस्टन की नॉर्थ हाइड लेन की जिस बिल्डिंग के सामने डेविड ने उन दोनों को उतारा था वो इस ब्लॉक के आखिरी कोने में वाक़ थी। दोनों मकामी गुंडे और मोसाद के नमकखार थे। खुदा जाने मोसाद को किस तरह उनके यहूदी होने की इत्तला मिल गई थी, जिसके बाद से दोनों को काबू कर लिया था। गुज़श्ता 10 साल से वो मोसाद के लिए खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस दरमियान उन्होंने मोसाद के हुक्म पर बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों बेगुनाहों को गुमनामी की मौत मारा था। दोनों मकामी जुआ खाने के मालिक थे। हाल ही में उन्होंने एक पब भी खरीद लिया था और अब खासे मसरूफ रहते थे। पहले वो खुद गुंडे थे लेकिन अब कई गुंडे उनके दस्तरखान पर पल रहे थे। बेगुनाहों को अजियतनाक और गुमनामी की मौत मारना वो अपना मजहबी फरीजा ख्याल करते थे। उन्हें मोसाद ने पढ़ा दिया था कि यहूदी होने के नाते वो कायनात की आला तरीन मखलूक हैं और वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि किसे जिंदा रहना है और किसे मरना है। सुबह मामूल के मुताबिक दोनों उठे और दोपहर को मामूल के मुताबिक अपने काम पर चले गए। दोनों ने सारा दिन इत्मीनान से गुजारा। एक पब पर और दूसरा अपने जुए खाने पर काम करता रहा। रात को वो दूसरे पहर घर वापस आया करते थे। दोनों इकट्ठे रहते थे इसलिए वापस भी एक ही गाड़ी में आया करते। कार चलाते हुए वो शराब नोशी नहीं करते थे। दोनों ने अपने कुछ उसूल बना रखे थे जिन पर वो सख्ती से कारबंद थे। ये उसूल भी उन्हें मोसाद की तरफ से पढ़ाए गए थे और तलकीन की गई थी कि अगर उन्होंने उनमें से किसी एक की भी खिलाफ वर्जी की तो वो दुश्मन के हाथों मारे जाएंगे। अगर दुश्मन ने छोड़ दिया तो मोसाद उन्हें मार डालेगी, क्योंकि अपने किसी भी राज का तश्तज़बाम होना उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। यूं भी ताज़ा वारदात के बाद कुछ अरसे के लिए वो खासी शराफत की जिंदगी बसर करने लगते थे। दोनों ने दिन में गुजरने वाले वाकयात पर तबादला ख्याल किया और बातें करते घर तक आ गए। घर का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुए और दरवाजा दोबारा लॉक करके अपने सिटिंग रूम तक आए। यहीं थोड़ी देर बैठने के बाद अपने अपने बेडरूम में चले जाया करते थे और इस शहर में इनकी बेशुमार गर्लफ्रेंड्स थीं, लेकिन अभी उन्हें कम से कम एक हफ्ता बड़े आराम से गुजारने का हुक्म मिला था। ये हुक्म अगर बरतानवी पुलिस की तरफ से होता तो वो कभी खातिर में न लाते, लेकिन मोसाद के किसी हुक्म की हुक्म उदूली का वो तसव्वुर भी जीते जी नहीं कर सकते थे। सिटिंग रूम में दाखिल होने से पहले उन्होंने बाहर ही मौजूद बटन दबाकर अंदर की लाइट जलाई और दरवाजा खोलकर एक दूसरे के ताक़ुब में अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उनके अक़ब में दरवाजा बंद हो गया। अब पोजीशन ऐसी बन गई थी कि दो मुसल्लह नकाब पोश उनके सामने खड़े थे और तीसरे ने दरवाजे के साथ पोजीशन ले रखी थी। शायद वो दरवाजे के साथ ही लगकर खड़ा था और इस बात का मुंतजिर होगा कि जैसे ही वो अंदर दाखिल हों वो दरवाजा बंद करे। इस बात का इल्म उन्हें मरने तक न हो सका कि ये लोग किस रास्ते से और कब अंदर आए। कितनी देर से छुपे उनके मुंतजिर थे। उनकी पुश्त से आवाज आई, खुशामदीद दोस्तों, तुमने बड़ा इंतजार करवाया। सच्ची बात तो यह है कि अगर कुछ और देर तुम न आते तो हमें तुम्हारे ठिकानों पर जाना पड़ता। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि हमें इस जहमत से बचा लिया। दोनों के लिए परेशान कुन बात यह थी कि तीनों हमला आवरों ने न सिर्फ मास्क पहन रखे थे बल्कि उनके पिस्तौलों पर साइलेंसर भी फिट थे। उनमें से एक ने संभल कर कहा, पागल हो गए हो क्या? सामने खड़े नौजवान ने कहा, हाँ हम पागल हो गए हैं और इसी पागलपन में तुम्हें मौत की नींद सुलाने के लिए आए हैं ताकि तुम्हारे बदमाश मालिकान को इल्म हो सके कि उनका वास्ता ऐसे मजलूमों से है जो पागलपन में कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। दूसरे बदमाश ने इस तरह हाथ हिलाया जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। बोला, भाग जाओ। अकब से आवाज आई, ठीक है, अगर तुम्हें हमें भगाने की इतनी ही जल्दी है तो तुम्हारी मर्जी। हम तो चाहते हैं कि तुम मरने से पहले कम से कम शराब नोशी ही कर लो। इस तरह तुम्हें ये इत्मीनान तो रहेगा कि तुमने मोसाद के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर ली थी। कहीं ये हसरत ही दिल में लेकर न मर जाना।
दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ समझाया। एक बदमाश ने कहा, ठीक है, तुम खासे मेहरबान कातिल नजर आते हो। अगर तुम लोगों ने हमें मारने का फैसला कर ही लिया है और कुछ बताना भी नहीं चाहते तो कम से कम हमें एक एक पैग तो पी लेने दो। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए। एक नौजवान ने कहा, ठीक है, कहाँ है शराब? एक बदमाश बोला, हम खुद ले आते हैं, आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे? नकाबपोश ने कहा, तुम उसकी फिक्र न करो, हम ढूंढ लेंगे। एक बदमाश ने मक्कारी दिखाते हुए कहा, दरअसल हमें घर में शराब रखने की इजाजत नहीं है, पब तक जाना होगा। नकाबपोश ने कहा, अफसोस, फिर तुम शराब पिए बगैर मर जाओगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल सकती और हम अपना काम मुकम्मल किए बगैर नहीं जा सकते। बदमाशों ने एहतजाज किया, ये तो ज्यादती है। नकाबपोश ने जवाब दिया, मजबूरी भी। एक बदमाश ने कहा, मेरे ख्याल से शायद हमारे फ्रिज में कोई बोतल मौजूद हो, मैं देखता हूँ। ये कहकर उसने आगे बढ़ना चाहा। नकाबपोश ने कहा, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ढेर कर देंगे। इस मर्तबा अकब से बोलने वाले नकाबपोश की आवाज में कहर बरस रहा था। बिलाखिर उन्होंने हथियार डाल दिए, ठीक है, तुम ही ला दो। अकब वाला नकाबपोश बाहर निकल गया। उसने मुल्हिका किचन से फ्रिज में रखी बोतल निकाली और जेब से शीशी निकालकर उसमें तेज जहर उंडेल दिया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में शराब और सोडे के साथ 2 खाली गिलास भी थे। इस दरमियान दोनों बदमाश खून के घूंट पिए खामोशी से दोनों मुसल्ला नकाबपोशों को घूरते रहे, जिनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं और वो पलकें झपकाए बगैर उन पर नजरें जमाए खड़े थे। नकाबपोश ने कुछ फासले पर रखी मेज पर सब कुछ रख कर दोबारा पोजीशन संभाल ली और कहा, अपने लिए पैग तुम खुद ही तैयार कर लो। क्या याद करोगे कि किन लोगों से पाला पड़ा है? हालांकि तुमने कभी किसी को इतनी मोहलत भी नहीं दी। एक आदमी जाम तैयार करके दूसरे को देगा, तुम जाओ। उसने एक बदमाश को इशारा किया। बदमाश ने बेबसी से अपने साथी की तरफ देखा। 2 पैग तैयार करके एक अपने साथी को थमा दिया, दूसरा खुद थामा। दोनों ने जाम टकराए और एक ही सांस में गटागट पी गए। उनके अकब से आवाज आई, इसमें जहर मिला है, मैंने बाहर मिला दिया था, तुम 1.5 मिनट बाद मर जाओगे, बच सकते हो तो बच लो। दोनों को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तीनों नकाबपोश उसी तरह कमरे से बाहर आ गए थे। अभी उन्होंने कमरे का दरवाजा बमुश्किल बंद ही किया था जब उन्हें एक के धड़ाम से गिरने की आवाज आई। दोनों जोरदार आवाज में गालियां बक रहे थे। नकाबपोशों के बाहर आने तक गालियों की आवाज भी बंद हो गई। सरीउल असर जहर अपना काम कर गया था। उनके एक साथी ने बोतल में मौजूद शराब कमोड में बहाकर फ्लैश चला दिया। अब यूं लग रहा था जैसे उन्होंने खुदकुशी करने के लिए खुद ही शराब में जहर मिला लिया है। तीनों ने अपने नकाब उतार कर जेबों में ठूंसे और बाहर पार्क की गई 2 गाड़ियों में अलहदा अलहदा मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उनके एक साथी ने ह्यूस्टन से बाहर आकर सड़क के किनारे मौजूद फोन बूथ से फोन करके किसी खालिद को मिशन की कामयाबी की इत्तला दी थी, जिस पर दूसरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर फोन बंद कर दिया गया। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।